हेलो एवरीवन। आज हम लोग पदार्थ के एक स्पेशल टाइप पे चर्चा करेंगे। पदार्थ का एक विशेष प्रकार है, उसके बारे में सीखेंगे। आपने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पढ़ा था वो बेसिक्स था। बेसिक्स अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट नहीं हुआ है। पार्ट 1 में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा इंट्रो पार्ट आपने कर लिया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ आपने पता कर लिया था। मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना था, तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना था। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आपने दो टाइप देखा था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। उसी में आपने इस दोनों सेल को पढ़ने से पहले उसका बेसिक्स पढ़ा था, कुछ बेसिक्स आपने कर लिया था। आज का जो हमारा बेसिक्स है वो पदार्थ का एक स्पेशल टाइप है। पदार्थ के बारे में पढ़ना है, पदार्थ का स्पेशल टाइप है, इसको पहले क्लियर कर लेंगे तो लगभग सारा का सारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो मेन इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टर्म है उसका स्टडी करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारा का सारा अपडेट आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। कोशिश रहेगा हर एक यूनिट को एकदम सिस्टमैटिक एक एक टॉपिक वाइज आपके सामने रखा जाए, जिससे कि आपका स्टडी आसान हो। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक सबस्टांस पढ़ेंगे और उस सबस्टांस का नाम है इलेक्ट्रोलाइट। तो इस यूनिट में इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ही खास महत्व है और उसी इलेक्ट्रोलाइट का स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी अलग अलग टर्म होंगे, कंसेप्ट होंगे, सबों को सीखेंगे। तो जनरली देखा जाए तो जितने भी हमारे अगल बगल में पदार्थ हैं, जितने भी सबस्टांस हैं, उनको इस यूनिट के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के इस चैप्टर के अकॉर्डिंग दो पार्ट में आप बांट सकते हैं। जितने भी पदार्थ हैं उसको दो भाग में बांट सकते हैं। तो वो दो भाग कौन कौन है? तो उसमें से एक है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दो तरह के पदार्थ होंगे, एक का नाम इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे का नाम नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इस यूनिट में आपको केवल पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट। प्रयास रहेगा दोनों सबस्टांस को पहले आप समझ लें, इलेक्ट्रोलाइट को भी समझ लीजिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को भी समझ लीजिए, फिर केवल इलेक्ट्रोलाइट का स्टडी करते रहेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं पढ़ना यहाँ पे वो भी अभी देखते हैं। दो तरह का पदार्थ, जितने भी सबस्टांसेज हैं, सबस्टांसेज को दो कैटेगरीज में बांटा गया। एक का नाम इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे का नाम क्या हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो वैद्युत अपघट्य और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अनपघट्य। हिंदी में बोलते हैं, जनरली आप ध्यान रखिएगा, यहाँ इंग्लिश से ही मतलब रखिए। इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमने हिंदी लिख दिया है हर एक का, आप समझ लीजिए। हो सके तो इंग्लिश में याद रख लीजिए और अगर परेशानी है तो हिंदी आप कर लीजिए। आप ऐसा मीडियम रखें, इस तरह का आपका लेवल होना चाहिए जिससे कि कंसेप्ट बेहतर हो जाए। हिंदी इंग्लिश मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ ध्यान रखें जिस लैंग्वेज में कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा उसको आप सीखें। तो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी पदार्थ है। दोनों में अंतर क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट वैसा पदार्थ होता है जो सॉल्यूशन में घुलने के बाद, विलयन में, गलित अवस्था में, द्रवित अवस्था में, सबका मतलब एक ही होता है। आप यहाँ एक स्टेट की बात करिए, पदार्थ की द्रवित अवस्था, गलित अवस्था, मॉल्टेन स्टेट, लिक्विड स्टेट या विलयन की अवस्था में यदि कोई पदार्थ आयन उत्पन्न करता है, आयोनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, तब उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई भी पदार्थ जो विलयन में, सॉल्यूशन में आयन प्रोड्यूस करेगा, आयन उत्पन्न करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। और ठीक इसका अपोजिट है, वैसे पदार्थ, वैसे सबस्टांस जो द्रवित अवस्था में, गलित अवस्था में, विलयन की अवस्था में, आप अंग्रेजी में बोलें तो लिक्विड स्टेट, एक्वस स्टेट और इन सॉल्यूशन, इन तीनों स्थिति में जो आयन उत्पन्न नहीं करता है, तो जो आयन उत्पन्न नहीं करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अनपघट्य। तो जो आयन प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो मेनली ऐसे आप अंतर कर सकते हैं। लेकिन आयन कब प्रोड्यूस करेगा? या तो द्रवित अवस्था, या विलयन की अवस्था, या गलित अवस्था। अब यहाँ पर
जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, एग्जाम्पल की अगर बात करना चाहें कि कैसे वो आयन प्रोड्यूस करेगा, कब आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, इस चीज को देखना हो तो आप यहां देखिए। अभी आपके सामने एक क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है और ये आयन प्रोड्यूस करेगा। कैसे आयन प्रोड्यूस करेगा उसको देखते हैं। सोडियम क्लोराइड जब क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, जब ये क्रिस्टल फॉर्म में, इस फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टल के फॉर्म में, इस कंडीशन में इसमें कोई भी आयन फ्री नहीं है। आप कहते हैं कि जो NaCl होता है उस NaCl में दो आयन बनते हैं, एक सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। अभी क्रिस्टल है, सॉलिड स्टेट में है, और जब ये सॉलिड स्टेट में है तो ये दोनों आयन फ्री नहीं है, ये एक दूसरे से बंधा हुआ है, सब के सब आयन। तो अभी ये आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसमें पानी डाल दीजिए, सोडियम क्लोराइड में पानी डाल दीजिए या फिर पानी में सोडियम क्लोराइड को डालिएगा, तो जैसे ही आप वाटर में इसको डिजॉल्व करेंगे या आप इसी को पिघला दीजिए, दोनों काम कर सकते हैं। इसको या तो पानी में डाल के घुला दीजिए या इसी को पिघला दीजिए। दोनों स्थिति में जैसे ही ये लिक्विड स्टेट में जाएगा तो ये जो क्लोराइड है माइनस वाला और ये जो प्लस वाला सोडियम है, दोनों आयन अलग अलग हो जाता है। तो जब तक ये क्रिस्टल फॉर्म में था, सॉलिड स्टेट में था, तो कोई आयन प्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में गया, उसमें पानी मिलाए, तो पानी के मिलने के बाद क्लोरीन अलग हो गया और सोडियम अलग हो गया और आयन के फॉर्म में अलग हुआ। यहां पर ये जो देख रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये सब जल के अणु है, पानी के अणु है, और पानी के अणु में ये दोनों आयन अलग अलग हो गया। तो इस तरह से ये आयन उत्पन्न किया है, जिस कारण से आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जो सब्सटेंस आयन उत्पन्न नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। लेकिन ये क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह से इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला है वो क्या है? तो वो क्लोराइड है। ये जो आप देख रहे हैं ये पर्पल कलर, ये जो कलर है ये सोडियम आयन के लिए है। अभी क्रिस्टल में जब वो था तो क्रिस्टल फॉर्म में क्या था? दोनों एक साथ बंधा हुआ था, फ्री नहीं था। लेकिन जैसे ही पानी में डाले, जैसे ही इसको घुलाए, तो घुलने के बाद क्लोरीन अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया, अब आयन प्रोड्यूस किया है। तो जो आयन प्रोड्यूस करेगा, कब प्रोड्यूस करेगा? इन द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड स्टेट में करेगा, द्रवित अवस्था में करेगा, विलयन की अवस्था में करेगा। तो जब वो आयन प्रोड्यूस करेगा तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट, और जो आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले कुछ और कंसेप्ट हैं। तो जो पदार्थ आयन उत्पन्न करेगा वो इलेक्ट्रोलाइट, जो आयन उत्पन्न नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे करंट पास करता है, क्योंकि इसमें करंट को ले जाने वाला कौन है? आयन है। इसमें करंट पास करवाने वाला आयन है, इसलिए ये करंट के कंडक्शन में हेल्प करता है। विद्युत का चालन इलेक्ट्रोलाइट से होता है, लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उससे करंट का कंडक्शन नहीं होता है, वो पुअर कंडक्टर होता है, कुचालक होता है, उससे करंट पास नहीं करता। तो इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करेगा, ये बेहतर कंडक्टर है, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट से कोई करंट पास नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल, चूंकि इस चैप्टर में आपको करंट पास करवाना है, और जब करंट पास करवाना है तो करंट को ले जाने वाला होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो इंसुलेटर है, ये कुचालक की तरह काम करता है, इसलिए इसके बारे में अब ज्यादा नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप ये अंतर कर लीजिए कि कौन इलेक्ट्रोलाइट है और कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, इससे करंट का कंडक्शन नहीं होगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल में आपके सामने है। इसके एग्जाम्पल में चीनी है, शुगर जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। शुगर के बाद यूरिया, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12, शुगर का फॉर्मूला C12H22
O11 शुगर का फॉर्मूला है। शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इससे करंट पास नहीं करेगा। यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका भी फॉर्मूला है NH2CONH2। इसके बाद क्लोरोफॉर्म, इससे भी करंट पास नहीं करेगा, ये भी आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। और ग्लूकोज, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। तो ये सब जितने भी कंपाउंड हैं ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, इससे आयन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ना ही करंट पास करेगा। तो कैसे पहचानेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? काहे कि एग्जाम में तो आपको दिया नहीं जाएगा कि ये लीजिए, इसको घुला घुला के चेक कर लीजिए कि आयन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपको देख के पहचानना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल कंसेप्ट है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड, जनरली हम बोल रहे हैं, हर एक जगह ये कंसेप्ट काम नहीं करता है। तो जनरली जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सह संयोजक यौगिक, जिसमें सह संयोजक बंधन बनता है, प्रायः वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो आयन प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, जैसे इधर देख लीजिए, जिसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा वो आयनिक सबस्टांस होगा, आयनिक यौगिक होगा, आयनिक पदार्थ होगा, या नॉन आयनिक भी रहे तो हाईली पोलर होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए, उसमें निगेटिव और पॉजिटिव पोल तैयार होना चाहिए, तब उस कंडीशन में वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडीशन हो गया आयनिक होना चाहिए, उसके बीच आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए। और क्या, कुछ नॉन आयनिक भी है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अगर नॉन आयनिक है तो पोलर होना चाहिए, और पोलर में भी हाईली पोलर होना चाहिए, उच्च ध्रुवीयता प्रदर्शित करे, उस कंडीशन में वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में आयनिक भी आ गया, और आयनिक के साथ साथ जो उच्च ध्रुवीय अनआयनिक पदार्थ हैं वो भी हैं। तो उच्च ध्रुवीयता वाले, तो उच्च ध्रुवीयता वाले जैसे HCl है, पोलर होता है, H डेल्टा प्लस बनाता है, और Cl डेल्टा माइनस, थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस, ये आप फर्स्ट यूनिट में भी पढ़े थे। उसी तरह से अमोनिया है। ये सब आयनिक कंपाउंड नहीं है, बावजूद इसके ये सब इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इसके बाद जो आयनिक कंपाउंड है, जिसमें आप कहते हैं कि एक मेटल होता है दूसरा नॉन मेटल, जनरली वो आयनिक होता है। और जो आयनिक होगा जैसे NaCl, NaOH, H2SO4, HCN, ZnCl2, KCl, CH3COOH, तो ये सब जो कंपाउंड हैं वो आयनिक कंपाउंड हैं, इनके बीच आयनिक बंधन बनता है और ये आयन उत्पन्न करते हैं। तो चूंकि ये आयन उत्पन्न करता है, इससे करंट पास होता है, किस अवस्था में? द्रवित अवस्था में, इसलिए इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आयन प्रोड्यूस करेगा द्रवित अवस्था में, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट द्रवित अवस्था में भी आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। इससे करंट पास होगा इलेक्ट्रोलाइट से, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास नहीं होगा। तो जिससे करंट पास हुआ इलेक्ट्रोलाइट, जिससे करंट पास नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? तो वो होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद फिर से अब यहां जो आपको पढ़ना है वो केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की यहां कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे भी तो देखेंगे भी तो किसको? इलेक्ट्रोलाइट को। अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप जान गए, इलेक्ट्रोलाइट आयन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करता है। अब जब करंट पास करेगा तो आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली कंडक्शन शो कर रहा है, विद्युतीय चालन प्रदर्शित कर रहा है। अब मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उससे करंट पास कर रहा है, तो करंट पास कर रहा तो करंट ज्यादा पास कर रहा है, कम पास कर रहा है। जैसे NaCl का ही सॉल्यूशन ले लेते हैं, NaCl है, अब उससे करंट पास कर रहा है, तो कब उसमें से ज्यादा करंट पास करेगा, कब उसमें से कम करंट पास करेगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, और इससे आप अगर करंट पास करवाते हैं तो कब करंट ज्यादा पास करेगा, किस स्थिति में करंट कम पास करेगा। अर्थात इलेक्ट्रिकली कंडक्शन या कंडक्टिंग पावर, चालन क्षमता किन किन चीजों पर निर्भर करेगा। तो वो चालन क्षमता देख लेते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करता है तो उसकी चालन क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करेगी, कब कब चालकता ज्यादा हो जाएगा और कब कब चालकता कम होगा। तो अब ये देख लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका जो कंडक्टिविटी है वो मेनली तीन चीज पर डिपेंड करता है।
मुख्य रूप से 3 अलग अलग बातों पर निर्भर करेगा चालक की चालकता। अब वो 3 अलग अलग चीज क्या है वो देखिए। सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइट का नेचर। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। अगर करंट को ज्यादा पास कराने वाला स्वभाव होगा तो करंट ज्यादा पास करेगा, और अगर स्वभाव उसका नेचर कंडक्टिविटी के विपरीत है तो करंट को कम जाने देगा। तो सबसे पहला तो उस पदार्थ का अपना प्रकृति है, उसका नेचर है। तो एक डिपेंडिंग फैक्टर हो गया पदार्थ का, कौन सी, नेचर, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, स्वभाव। और जो दूसरा इसका डिपेंडिंग फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन, सांद्रण। अगर सांद्रण में परिवर्तन होगा तो उससे पास होने वाले करंट में भी चेंजिंग आएगा। कंसंट्रेशन का मतलब गाढ़ापन, आपने बहुत पहले से पढ़ा। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है, आपने उसमें गाढ़ापन कम रखा, गाढ़ापन बढ़ा दिए, अब करंट पास करा रहे हैं, तो क्या दोनों स्थिति में, जब गाढ़ापन कम है गाढ़ापन ज्यादा है, क्या दोनों स्थिति में सेम करंट पास करेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब जैसे इसमें देख लीजिए, जब कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा डिसोसिएट होगा, टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा तो आयन बनाएगा। तो आयन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव आयन, दूसरा निगेटिव आयन। तो यहां पर 2 आयन बना हुआ, एक पॉजिटिव आयन है, दूसरा निगेटिव आयन है। अब यहां पर यदि आयनों की संख्या बढ़ा दें, पॉजिटिव आयन भी ज्यादा कर दें, निगेटिव आयन भी ज्यादा कर दें, तो क्या जितना करंट पहले पास कर रहा था अब भी उतना ही करंट पास करेगा, या करंट के मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आएगा? तो निश्चित रूप से चेंजिंग आएगा। तो यहां पर कंसंट्रेशन का मतलब क्या, घनत्व कह सकते हैं, गाढ़ापन कह सकते हैं। और गाढ़ापन बढ़ाएंगे तो और इसकी संख्या बढ़ जाएगी, माइनस वाला बढ़ जाएगा, माइनस वाला और बढ़ जाएगा, और माइनस वाला जब बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, प्लस वाला भी बढ़ेगा, इधर प्लस वाला भी बढ़ेगा। और जब प्लस वाला माइनस वाला बढ़ा तो कंसंट्रेशन बढ़ गया, सांद्रण बढ़ गया, गाढ़ापन बढ़ गया। इस स्थिति में चालकता प्रभावित होगा। तो एक प्रभावित करने वाला फैक्टर क्या था? तो एक था उस इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, दूसरा क्या था? तो इस इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रण, कंसंट्रेशन, और तीसरा क्या है? तो तीसरा है टेम्परेचर, तापमान। अब टेम्परेचर भी मायने रखता है। अगर तापमान आपने बढ़ा दिया, तापमान आपने घटा दिया, दोनों स्थिति में क्या ये जो आयन हैं ये आयन समान रूप से गति करेंगे? तापमान आप घटा दीजिए, तापमान बढ़ा दीजिए, तो समान स्थिति में ये सब एक जैसा मूव नहीं करेगा। जैसे आपने चींटी को देखा होगा, ठंड के मौसम में बड़ा आराम आराम से सब चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एकदम भरभरा के दौड़ना शुरू कर देता है, सब बहुत फास्ट मूव करेगा। और खास करके अभी के टाइम में आप देख सकते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो चींटियाँ बहुत फास्ट चलती हैं, तो मूवमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो मूवमेंट कम हो जाता है, एकदम स्लो हो जाता है। ठंड के टाइम में अपना लोग के साथ भी होता है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो मन ना होता बेड से बाहर निकलने का, एकदम परे हुए हैं, दुबके हुए हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके बॉडी का मूवमेंट भी बढ़ जाता है। इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा उससे जो करंट पास करेगा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? तो 3 डिफरेंट चीज़ पर डिपेंड करेगा। और वो 3 अलग है क्या क्या? एक हो गया नेचर, उसका स्वभाव, दूसरा हो गया कंसंट्रेशन, उसका सांद्रण मतलब गाढ़ापन, और तीसरा क्या है? तो तीसरा है टेम्परेचर, तापमान। इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से पास करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो। अब जब ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो अब थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन देख लें। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। उसमें से एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप जानते हैं, ये आयन प्रोड्यूस करेगा, इससे करंट पास करेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट के 2 अलग अलग प्रकार हैं, एक स्ट्रॉन्ग वाला है और दूसरा वीक वाला है। हिंदी में आप एक को प्रबल कहते हैं, दूसरे को दुर्बल कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल वैद्युत अपघट्य और वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब आपके सामने 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन है। इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन,
तो इलेक्ट्रोलाइट के वर्गीकरण की बात करें तो दो वर्ग में बांटा गया इसे। इलेक्ट्रोलाइट को दो वर्ग में बांटे हैं। एक हो गया यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है प्रबल, आप इसको लिख सकते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य। और जो दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसे आप कहेंगे दुर्बल, ये उतना स्ट्रांग नहीं होगा, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल दूसरा दुर्बल, एक स्ट्रांग हो जाएगा और दूसरा वीक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी क्या कंडीशंस हैं, कब आप उसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, कब वीक बोलेंगे। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या देखा, ये आयन प्रोड्यूस करेगा। अब स्ट्रॉन्ग वाला वो होगा जो 100% आयन प्रोड्यूस करेगा, मतलब आपने डिजोल्व कराया और डिजोल्व कराया तो सब का सब डिजोल्व हो गया, जितना था सब आयन में परिवर्तित हो गया। तो पहला कंडीशन ये स्ट्रॉन्ग होने के लिए कि प्रोड्यूस करेगा, आयन उत्पन्न करेगा। प्रोड्यूस करना मतलब उत्पन्न करना, आयन उत्पन्न करेगा कितना प्रतिशत, 7%, 100% ये आयन उत्पन्न करेगा। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो पूरा का पूरा डिजॉल्व नहीं होगा, 100% आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये 100% आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयन उत्पन्न करेगा, ये 100% उत्पन्न नहीं करेगा। दूसरी बात, जब डिजॉल्विंग की बात करते हैं, घुलने की बात करते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पूर्णतः डिजॉल्व होना मतलब क्या, घुल जाना, और कंप्लीटली मतलब पूर्णतः ये घुल जाएगा, 100% एकदम डिजॉल्व हो जाएगा, पूरा घुल मिल जाएगा। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिजॉल्व होता है, घुलता है, लेकिन क्या पूर्णतः घुलता है नहीं, ये अंशतः घुलेगा। तो पार्शियली डिजॉल्व होता है, इसको आप बोल सकते हैं अंशतः, ये अंशतः डिजॉल्व होगा, पार्शियली अंशतः मतलब पूरा का पूरा डिजॉल्व नहीं होगा। इसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये आपको देता है, क्या देता है, तो हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन देता है। वो ऐसा विलयन देता है जिससे करंट का कंडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, हाईली कंडक्टिंग होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देता है, क्या देता है, तो हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन देता है, मतलब उस विलयन की चालकता क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देगा, क्या देगा, तो हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन, उच्च चालकीय विलयन, उच्च चालकीय विलयन। और जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी आपको देता है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन देगा वो हाईली कंडक्टिंग नहीं होगा, ये कंडक्ट करेगा करंट को, लेकिन पुअर कंडक्टर होगा, ज्यादा इससे करंट पास नहीं करेगा। इस सॉल्यूशन से करंट का कंडक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा किससे होगा पास, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। किससे कम पास होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट से। कौन 100% आयन देता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन 100% आयन नहीं देता, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन कंप्लीटली डिजॉल्व होता है, पूर्णतः घुलता कौन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और कौन पार्शियली डिजॉल्व्ड होता है, अंशतः कौन घुलता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जाम्पल हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। और इधर आ जाइए तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के हैं। अमोनिया, एसिटिक एसिड, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब इलेक्ट्रोलाइट तो हैं, लेकिन किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है। अब इसके बाद एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था दो तरह का कंडक्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 में जो आपने पढ़ा था वो कंडक्टर आपने पढ़ा था, और कंडक्टर का दो टाइप पढ़े थे, एक था मेटालिक कंडक्टर, दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मतलब एक बार
धातु से करंट पास होने की बात कर रहे थे और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास होने की बात कर रहे थे। तो अब दो तरह का कंडक्शन है, एक मेटेलिक कंडक्शन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हो गया। तो मेटेलिक धातु वाला हो गया और इलेक्ट्रोलिटिक यही इलेक्ट्रोलाइट वाला हो जाएगा। तो दो तरह का कंडक्शन है और दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, जो मेटेलिक कंडक्शन है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि मेटल में करंट को कौन ले जाता है, तो मेटल में करंट को इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसलिए मेटेलिक कंडक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहा जाता है। तो मेटेलिक कंडक्शन का दो नाम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और इधर तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है ही। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। दो तरह का कंडक्शन, एक हो गया मेटेलिक, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक। मेटेलिक का दूसरा नाम है, मेटेलिक का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इस दोनों में डिफरेंस देखना है, दोनों में अंतर देखना है। तो यहां टॉपिक हो गया डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। धात्विक तथा इलेक्ट्रोलिटिक चालन में अंतर, हिंदी लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मतलब धात्विक तथा इलेक्ट्रोलिटिक चालन में अंतर। तो एक तरफ धात्विक हो गया, दूसरे तरफ इलेक्ट्रोलिटिक हो गया। तो मेटेलिक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, अब यही याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक, कहे कि दोनों मैच करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो दो तरह का चालन है, धात्विक चालन और इलेक्ट्रोलिटिक चालन, दोनों में क्या अंतर है वो देखिए। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है इसमें जो करंट पास करेगा, तो इलेक्ट्रोलिटिक में ये इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक, तो धातु में फ्री कौन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो धात्विक कंडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में करंट को कौन ले जाएगा, तो करंट को जो ले जाएगा वो कौन होगा, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में करंट पास किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है इसमें करंट कौन ले जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में तो आयन होता था, तो इलेक्ट्रोलाइट में आयन होता है, इसलिए इसमें करंट को ले जाने का काम कौन करेगा, आयन करेगा। हमने दोनों मीडियम में लिख दिया है। बहुत लोग लास्ट क्लास में कमेंट में लिखे थे कि सर हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता। हम उस लेवल तक आपको पहुंचा देंगे जहां आपको कहीं से ये फील नहीं होगा कि हमने हिंदी मीडियम पढ़ा। आपके पास दोनों कंसेप्ट होगा, हिंदी का भी होगा इंग्लिश का भी होगा, आप दोनों में कर सकते हैं। और इसलिए हम इस तरह का काम कर रहे हैं कि आपका लेवल बेहतर हो और हिंदी मीडियम के बच्चे भी जेईई मेन, नीट इस सब की तैयारी कर सकें। और निश्चित रूप से निकलेगा, एग्जाम निकलेगा। आप भरोसा रखिए खुद पे, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए और रेगुलर काम करते रहिए। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है। अब एक अंतर के बाद दूसरा अंतर देखिए। जब किसी मेटल से करंट पास करता है तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, सीधा करंट पास कर जाता है। तार से जब करंट पास होता है तो क्या उसके रूपरेखा में कोई परिवर्तन आता, कोई चेंजिंग नहीं होता। तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होता है तो उसमें पास कौन करेगा, आयन पास करता है। और जब आयन पास करता है तो उसके अवस्था में, उसके रूपरेखा में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि इसमें केमिकल चेंज होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में केमिकल चेंज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होगा तो पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होता। ऐसा होता है कि आप तार से करंट पास कराए तो शुरू वाला तार वाला जितना पदार्थ था चलते चलते दूर चला गया, क्या पूरा का पूरा पदार्थ चल जाता है, तार घूम के चल जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। तो किसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होगा, मेटेलिक कंडक्शन में। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होगा तो उसमें आयन चलेगा, और आयन चलेगा तो पदार्थ भी ले जाएगा और पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता रहेगा।
तो पदार्थ को पहुंचाने का काम, पदार्थ को ट्रांसफर करने का काम किसमें होता है? तो ये होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इसके बाद कुछ और डिफरेंसेज हैं दोनों में, उसे भी आप देख लीजिए। ये जो मेटेलिक कंडक्शन है, इसमें अगर आप रेसिस्टेंस, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, तापमान बढ़ाइएगा, तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। मेटेलिक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में ताप के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में अगर आप ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक इसका अपोजिट होता है। इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन इसमें अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। और कैसे होगा ये सब कुछ अब आने वाले क्लास में एकदम बेहतर तरीके से आपके सामने सबको दोहरा दोहरा के चेक कर लेंगे। जितने भी आयंस होंगे सबको मूव करा करके देख लेंगे कि सही में ये ज़्यादा मूव कर रहा है या फिर इसको कोई रोक रहा है, कोई रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसमें रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, घटेगा। इसके बाद जो मेटेलिक कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होता है, उसका जो कंडक्टिविटी होता है प्रायः उच्च होता है। इससे करंट, इसके कंपैरिजन में इसमें करंट फास्ट मूव करता है, करंट ज़्यादा फ्लो होता है और बहुत ही फास्ट फ्लो होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, इसमें भी करंट फ्लो होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसका जो कंडक्टिविटी होता है, इसकी जो चालकता होती है, थोड़ा कम होता है। तो इसका जो कंडक्टिविटी है लो होता है, इसका कंडक्टिविटी हाई होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट ये कि जो मेटेलिक कंडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है, ये फैराडे के नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, ये फैराडे के नियम का पालन करता है। तो ये फैराडे के नियम का पालन नहीं करेगा, लेकिन ये फैराडे के नियम का पालन करता है। अब आप कहेंगे कि फैराडे का नियम कहाँ से आ गया, अभी तक तो पढ़े नहीं थे। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट का बहुत ही खास टॉपिक है ये फैराडे का नियम। फैराडे के नियम अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, मिस मत करिएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगा, जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें फैराडेज लॉ आएगा, निश्चित रूप से आएगा। अब फैराडे के नियम यहाँ पर बस यही अंतर के रूप में याद रखिए कि मेटेलिक कंडक्शन में फैराडे के नियम का पालन नहीं होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में, इलेक्ट्रोलाइटिक चालन में फैराडे के नियम का पालन होता है। कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि ओम्स लॉ, ओम का नियम, लेकिन संयोग से दोनों कंडक्टर, दोनों कंडक्शन ओम के नियम का पालन करता है, तो वो तो डिफरेंस नहीं होगा, सिमिलरिटीज हो जाएगा। तो मेटेलिक कंडक्शन भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो दोनों सिमिलरिटी है। ओम का नियम दोनों फॉलो करेगा, लेकिन मेटेलिक कंडक्शन फैराडे के नियम का पालन नहीं करता है। इसमें फैराडे का नियम काम नहीं करेगा, लेकिन इसमें फैराडे का नियम काम करता है। तो लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, फैराडे का नियम पढ़ेंगे, और आज तक सारा टॉपिक जो बेसिक्स था वो पूरा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि और भी कुछ कुछ बेसिक्स की आवश्यकता है आपको। जैसे कि एक छोटा सा टर्म आपके सामने रखें, अब वो छोटा सा टर्म क्या, वो देख लीजिए। यदि आपके सामने NaCl है, तो बहुत सारे लोगों का क्लियर होता है, तो सोडियम क्लोराइड है तो ये आयन बनाएगा, तो Na+ बनाएगा, और दूसरा आयन Cl- बनाएगा। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो ये कैसे आयन बनाएगा, तो ये भी 2 आयन बनाएगा, एल्यूमिनियम आयन बनाएगा Al3+, और ये फिर क्लोराइड आयन बनाएगा Cl-, तो 3Cl-। इसी तरह से अगर एग्जाम्पल हम लोग लें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कौन कौन सा आयन बनेगा, तो सोडियम आयन बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो ये आयन बनता कैसे है, मैक्सिमम लोगों की स्थिति बेहतर होगी इस टॉपिक को लेकर के, लेकिन इस पूरे यूनिट में आयन का काम होगा, क्योंकि करंट को कौन ले जाएगा, तो आयन ले जाएगा। तो आप प्रयास करिए, आप इसे भी सीख लें। अगर नहीं सीखें तो हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर देंगे, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रयास करेंगे जो इसका बेसिक्स है वो आपके सामने रख दिया जाए, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा।
अब जो इसके बाद का टॉपिक शुरू होगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें हम लोग सबका अभी तक जितना पढ़े उस सब का यूज करेंगे और तब जा करके फैराडेज लॉ और तब उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फिर गैल्वेनिक सेल का स्टडी करेंगे। तब रखते हैं आज के लिए इतना ही।